हाय हाय। वेलकम। और सॉरी, टेक्निकल इशू है थोड़ा सा। आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। जिसके भी जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करो और बताओ क्या प्रॉब्लम है, कहीं क्या दिक्कत है। आप मैम से डायरेक्ट बात कर सकते हो। अच्छा हूँ मैं, अच्छा हूँ मैं, अच्छा हूँ। आप बताओ कैसे हो। मैं एकदम अच्छा हूँ। तो सारे लोग अपना एक पेपर और पेन लेके रखो। ठीक है, मैम आ गई हैं। तो हेलो हेलो मैम, हेलो। कैसे हैं मैं आप। अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आप एक बार मुझे अपना नाम बता बस, दीजिए। मेरा नाम रवि है। रवि, ओके। हाय रवि। जी। आई होप कोई नेटवर्क इशू ना हो, बिकॉज लास्ट टाइम एक लाइव पर बहुत जी। नेटवर्क इशू था। जी। मैम एक्चुअली पहले हम क्वेश्चन पकड़े या फिर वैसे बात करें। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो भी व्यूअर्स हैं सबको हेलो हाय। आई एम प्रियंका गोयल एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 369 in UPSC CSC 2022, and here I am to solve your queries and answer the general questions or the doubts जो भी आप लोग पूछना चाहें. So I will try my best to answer your questions. हम रवि क्वेश्चन आंसर से ही स्टार्ट करते हैं. आपके जो भी जी क्वेश्चंस हैं या जो भी आपको एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन शेयर किए हो, लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. मैम, पहले तो सारे बहुत लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम टाइम कितना लगता है या कितना टाइम पढ़ते हैं, कोई रूटीन क्या होता है, वो सारी चीजें सबसे पहले आती है। रवि, इसके लिए कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, बिकॉज सी हम सबको पता है कि यूपीएससी ने भी 6 अटेम्प्ट्स प्रोवाइड किए हुए हैं मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरी, और जी। उसके बाद उससे ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं. तो कोई करने के लिए कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेता है, किसी को सारे अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं, जैसे कि मुझे मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था. और काफ़ी ओ। ये बहुत ही बड़ी मेरी जर्नी रही है. उसके अलावा टाइम की बिल्कुल मैम। अगर हम पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो आई फील कि उसके भी कोई स्टडी आवर्स जो होते हैं ना, वो फिक्स नहीं होते हैं. बिकॉज कुछ जी। सबका एक अपना एप्टीट्यूड होता है, अपना एक कॉम्पिटेंस होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक टॉपिक जो है वो 5 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, कोई टॉपिक है वो 10 आवर्स में कंप्लीट करता है. तो ये मुझे लगता है कि सबको अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि वो कितने टाइम में कितनी चीज़ को कवर कर पा रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना आइडेंटिफाई करो एंड देन डिसाइड कि आपको कितना टाइम अपनी पढ़ाई को देना है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पर डे 7 to 8 आवर्स की पढ़ाई कर लेती थी ऑन एन एवरेज. अब ये एक ऐसा टाइम था जो कभी कभी कम हो जाता था, लाइक कभी कभी ये 4-5 आवर्स ही रह जाता था सिर्फ. कभी कभी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था, स्पेशली मेन्स आंसर राइटिंग के टाइम पर, लाइक 10 to 12 आवर्स, क्योंकि उस टाइम पे हमें आंसर राइटिंग भी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये आप खुद से आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए परफेक्ट टाइम टेबल क्या रहेगा पढ़ाई का. जी मैम। मैम एक्चुअली बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। आपने की थी, नहीं की थी, क्या जर्नी रही इसमें। आज अभी मैंने कोचिंग की थी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग उतनी नेसेसरी नहीं है. बिकॉज जी। कोचिंग भी ना, मैंने ये पहले भी काफ़ी बार कहा है कि कोचिंग को ना हम एक अलग इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं और गाइडेंस को हम उससे अलग कर जी। लेते हैं, जबकि दोनों का सेम ही बिल्कुल। काम है. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गाइडेंस नहीं है कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से, जो कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है आज के टाइम में, बिकॉज टॉपर्स की हमारे पास गाइडेंस होती है, वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जी। सारी चीज़ें, बहुत सी टीचर्स मेंटोर्स भी हैं जो हमें ऑनलाइन गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. तो या तो आप वो देख लीजिए,
और अगर आपको उससे हेल्प नहीं जी मिल रही है, स्टिल यू वांट सम टीचर इन पर्सन, तब आप कोचिंग जा सकते हैं। वहां पर भी सब टीचर्स ही हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जी मैम, एक्चुअली मैं बहुत देख रहा हूँ बहुत देर से, बहुत सारे लोग एक मैसेज करके बहुत परेशान कर रहे हैं, मैम आप बहुत क्यूट हो, तो आप इनको कुछ बोल। थैंक यू सो मच। और ये क्यूटनेस ऑल दो एग्जाम क्लियर करने में काम नहीं आती है, सो आई वुड से कि आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें, वो आपको ज्यादा काम आएगी। और सिलेक्शन के बाद हर कोई अच्छा लगने लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। मैम ये नोट्स वगैरह जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बहुत सारे लोग, उसका क्या रोल रहता है और हम उसको कैसे यूज करते हैं, पढ़ने में कितना बेनिफिट देते हैं? रवि, नोट्स का ऐसा है कि जैसे मैंने अपने ऑप्शनल के नोट्स बनाए थे, और मैंने अपनी मेंस के लिए जी भी मैंने अपने जीएस के कुछ नोट्स बनाए थे। तो मैं ये बोलूंगी कि शॉर्ट नोट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एग्जाम टाइम पे आप सारी चीजें रिवाइज नहीं कर सकते हो, बिकॉज बुक्स बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत हेक्टिक हो जाती है। तो उसको आपको शॉर्ट करने के लिए आपको नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट 2 से 3 राउंड में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड में ना जनरली हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी बुक कवर कर लेते हैं। तो वो जी नोट्स ना जी बहुत जी। ज्यादा बल्कि हो जाते हैं, और हम उन्हें कभी दोबारा रीड भी नहीं करते हैं। तो मतलब व्हाट वी शुड डू ना, कि हम फर्स्ट राउंड में जितना हमें समझ आता है आप नोट्स बना लो, और फिर सेकंड राउंड में ना आप उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो, थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे मैंने अपने एग्जाम टाइम पर ना मैंने लगभग 50 to 60 पेजेस के नोट्स बना लिए थे। मैंने अपने सारे नोट्स को ऐसे सॉर्ट आउट कर लिया था। मैं उसका एक सैम्पल शेयर कर दूंगी, अभी मैंने किया नहीं है, मैं इतनी बिजी हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो मैं वो 50 पेजेस वाले जो मेरे नोट्स हैं कि मैंने उनको कैसे बनाया, मैं वो शेयर कर दूंगी। और आप देख लेना सब, आपको शायद थोड़ी सी उसमें से हेल्प मिले या आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। मैम अभी थोड़े दिन पहले ये बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ऑप्शनल को हम कैसे चूज करें, उसको हम कैसे डिसाइड करें यही सब्जेक्ट मेरे लिए बेटर है, तो वो बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में जी रवि, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही ये बोलते हैं कि बहुत ही एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट होता है। और मेरे केस में बिल्कुल। भी यही रहा। इस बार मुझे लगता है कि शायद पबैट ने मुझे बचा लिया है, और फाइनल लिस्ट में जो मेरा नाम आया, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें आई हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन माई ऑप्शनल दिस ईयर। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होता है कि सी जनरली लोग ये बोलते हैं कि ना ये ऑप्शनल आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ऑप्शनल अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इन सब परसेप्शन के बेसिस पर अपना ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जी जनरली ना वो कभी कभी ना हमारे इंटरेस्ट के बियॉन्ड चला जाता है। तो आप है ना मेनली ये देखो कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ने में ना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट एनी ऑप्शनल। जैसे कि सपोज जैसे आजकल सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। आप अगर कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, प्लीज सी कि आप उसका सिलेबस देखो। यूपीएससी ने बहुत डिटेल सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो आप वो देखो, उसके जी टॉपिक्स देखो, थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और आप एक जनरल आइडिया लो कि आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब आंसर करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या, ये सब चीजें आप देखो। और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप थोड़ी टाइम इसको पढ़ के भी देख सकते हो, लाइक 20-30 डेज। और अगर आपको वो समझ में आ रहा है देन इट्स फाइन, आप उसको उसके साथ आगे चल सकते हो, अपने एग्जाम के लिए प्रोसीड कर सकते जी मैम, एक्चुअली बहुत क्वेश्चन ये आ रहे थे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं खुद भी बता रहा हूँ कि मैम के आप जब फॉलो करोगे या विजिट करोगे, तो प्रोफाइल में मैम ने हाईलाइट में डाल रखा है, तो वहां से देख सकते हो। तो जो जो मैम ने हो। फॉलो मैं ये करके रखी है, कमेंट कर बाकी देती हूँ मैम। रवि, आप जी इसको पिन कर देना ताकि ये डाउट एटलीस्ट क्लियर हो जाए। ठीक। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? मैंने ये कर दिया है कमेंट, आप इसको पिन कर देना ताकि ये डाउट एटलीस्ट क्लियर हो जाए। जी जी। करंट अफेयर मैगजीन्स के नोट्स बनाए थे, कार्स।
नहीं काश मैंने करंट अफेयर मैगजीन के नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि जो करंट अफेयर मैगजीन्स आती हैं मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी काफ़ी सॉर्टेड होती हैं। तो आप उनको मल्टीपल टाइम्स रीड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। अगर आप उसमें से भी नोट्स बनाएंगे तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और इसका जो एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो उतना अच्छा नहीं आता है निकल के। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप अपने लिए ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। मैम एक पर्सनल मेरे पास डीएम आया है, तो वो कह रहे हैं कि मैम से ये पूछो मैम रात को पढ़ती थी या दिन में पढ़ती थी। सी मैं रात को पढ़ती थी। मैं थोड़ी सी नॉकटर्नल हूँ, और दिन में एक्चुअली मैंने अपने घर पे ही रह के पढ़ाई करी है अपनी फैमिली के साथ। सो दिन में ना चाहते हुए भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहती है, ऑल्दो वो लोग बहुत अवॉइड करते थे डिस्टरबेंस, बट स्टिल थोड़ी रहती है। तो इसीलिए मेरा जो मेनली टाइम था पढ़ाई करने का वो रात का था। लाइक मैं 10 बजे स्टार्ट करती थी और मैं सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई करती थी। बीच में 1 आध घंटे का मैं ब्रेक ले लेती थी, तब मैं उसके अंदर मैं चाय वगैरह पीती थी अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए। जी अदरवाइज मेरा मेनली रात को जी। ही होता था। दिन में मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया या करंट अफेयर्स की मैं वीडियो सुनती थी मेनली। मैं थोड़ी सी ऑडियो विजुअल पे रिलाई करने वाली ज़्यादा पर्सन हूँ। मुझे रीडिंग उतना पसंद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसलिए मैं जो वीडियोस होती थी करंट अफेयर्स की उनको भी मैं दिन में कवर कर लेती थी। रात को फिर मैं जो भी बुक्स पढ़नी है, कवर अप करना है, सब वो करती थी। ओके मैम। मैम सोशल मीडिया कितना यूज करते थे आप ड्यूरिंग हाँ प्रिपरेशन? यस रवि, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है मेरे केस में। अब मैं सी मेरी जो 6 साल की जर्नी रही है काफ़ी लंबी जर्नी रही है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे बिल्कुल मैम। एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने खुद के साथ ही। तो शुरू के 2 3 साल ऐसे थे जब मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया से मैंने अपना कट ऑफ किया हुआ था। मैं इनफैक्ट व्हाट्सएप और जो बेसिक एप्लीकेशन होती है फ़ोन में वो भी मैं यूज़ नहीं करती थी। बट देन जब 3 4 अटेम्प्ट हो गए थे तो ये पूरा जो प्रोसेस था ना मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। बहुत ही टायरिंग एक प्रोसेस हो गया था। और ये सबके साथ होता है, जी हमें लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं, पता नहीं हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत बोरिंग हो गया है। तो उस सब को ना मैंने थोड़ी सी उन चीज़ों को कट ऑफ करने के लिए फिर मैं थोड़ा सा एक्टिव हुई थी सोशल मीडिया पर। बट मैं उसको अपनी पढ़ाई के साथ बैलेंस कर पाती थी, बिकॉज जनरली मुझसे यही पूछते हैं कि आप उसको कैसे बैलेंस करते थे। सी दिस डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कैलिबर, आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये सेल्फ कंट्रोल थोड़ा सा अच्छी अमाउंट में है। मुझे पता था कि मुझे कब पढ़ाई करनी है और मुझे कब अपना इंस्टाग्राम चलाना है या मुझे कब यूट्यूब चलाना है। और मैंने अपना टाइम ना फिक्स किया हुआ था, जैसे कि 1 घंटे का। तो मैं 1 घंटे में भी ना ऐसा होता था कि मैं 3 4 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली, उसके बाद मैंने 15 20 मिनट थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम चला लिया, थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, अपना माइंड फ्रेश कर लिया। उसके बाद मैं फिर से पढ़ने लग जाती थी। एंड मोस्टली जो लोग बोल रहे हैं कि आपको शायरी आप बहुत अच्छी लिखती हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये भी मेरा एक हॉबी की तरह ही था मेरे लिए। मुझे शायरी रीड करना और लिखना मुझे काफ़ी पसंद है। ये भी मेरे लिए एक माइंड रिफ्रेशमेंट की तरह ही काम करता था। और मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगी एक्चुअली कि आप भी अपनी हॉबीज को ना जरूर परस्यू करें, बिकॉज एक तो वो आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करती हैं आपकी हॉबीज, और थोड़ा सा ना आपको रिफ्रेश रखती हैं, बिकॉज पूरा टाइम पढ़ाई करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी हॉबीज को भी अपने साथ साथ कंटिन्यू रखें, ये आगे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प करती है फिर ये चीज़। जी मैम। मैम एक्चुअली आप सच में बहुत अच्छा लिखते हैं, मैंने बहुत आपकी शायरी और वो देखे हैं। थैंक यू रवि। मैम मैम इतनी बड़ी जर्नी, 5th अटेम्प्ट्स और 6 साल या 5 साल, उसको इतना ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, और इवन आप खुद को भी लगने लगता है कि यार कितना टाइम हो गया है। और आप हमेशा एक आप कटघरे में खड़ा कर लेते हैं अपने आप को, यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्या होता है, एकदम अप डाउन वाला सीन होता है। उसको कैसे मैनेज किया आपने? सी रवि, क्या होता है ना, ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन जो आता है, ये आता है कि आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा पूरी जर्नी के अंदर। इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ये पता है ना कि आपने जो अपना गोल सेट किया है, आपने इस गोल को क्यों सेट किया है, आप क्यों बनना चाहते हो एक सिविल सर्वेंट,
तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा हमारा ऑलरेडी एक मोटिवेशनल फैक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे दिल में। जब हमारे अंदर ना बहुत क्लैरिटी होती है कि हमें यही करना है लाइफ में, हम अपने उस गोल को इतना ज्यादा अपने अंदर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो उसके बाद है ना इस रास्ते से भटकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान लिया कि इसके अंदर अप एंड डाउन आते हैं, जैसे कि बहुत बार हमें लो फील होता है, मुझे भी बहुत बार लो फील होता था। स्पेशली मैं रात को पढ़ाई करती थी, तो रात को एक काफी लो फेजेस कभी कभी लाइफ में आ जाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या हो रहा है, मैं कुछ और भी तो कर सकती थी, बिल्कुल मैम। मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये सबको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो, लास्ट अटेम्प्ट वाला हो, कोई भी हो, ये एक दो बारी के लिए ना सबके माइंड में ये चीजें आती हैं कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये इतनी टेंशन की भी क्या जरूरत है लाइफ में। बट ट्रस्ट मी, अगर आपका अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो अपने गोल को लेकर कि नहीं चाहे कुछ भी हो करना ही है, तो ये लो फेजेस जो होते हैं ना, ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए आपको परेशान करेंगे। जैसे कि ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लिया, एक दो घंटे के लिए सोच लिया, उस टाइम पर आप लोग जनरली क्या करें, जैसे मैं करती थी कि मैं ना तब ब्रेक ले ली थी, क्योंकि ये लो फेजेस डेली बेसिस पर तो आते नहीं है, ये कभी कभी आते हैं। जैसे सपोज 15 दिन में, 10 दिन में, एक हफ्ते में, उस टाइम पर ना आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। कि मतलब आप मत पढ़ो उस एक दो घंटे के लिए, आप बुक्स बंद कर लो। आप ना उस टाइम पे कुछ ऐसा करो जो आपको करना पसंद है। जैसे मुझे राइटिंग पसंद है, तो मैं शायरी लिख लेती थी या मैं पढ़ लेती थी उनको बैठ के, मैं गाने सुन लेती थी, मैं अपने फ्रेंड से बात कर लेती थी। तो इस तरीके की चीजें मैं करती थी, तो उनसे बात करके ना ऑटोमेटिकली वो चीज माइंड से निकल जाती थी कि हाँ मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है या मुझे क्या लग रहा है। वापस से उतना ही फिर बेटर फील होता था और फिर मैं अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली इन सारी चीजों का एक ही क्रक्स है, और वो ये है कि आप अपने गोल को लेकर ना अपने दिल में, अपने माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग रहो, तो जी आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको परस्यू करने में। मैम, ये कितना सच है ये जो मिथ है कि 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये कितना मिथ है या फिर ये सच्चाई है कुछ? रवि, मैं अगर फ्रैंकली ये चीज बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली मिथ है, क्योंकि 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता है। और वो भी एक दो दिन पढ़ सकते हैं, जैसे कि मेंस की प्रिपरेशन में मैंने भी पढ़ा होगा जी कभी कभी। स्पेशली जब मेंस के एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे बिल्कुल नींद नहीं आती है, हम 3 4 दिन हमारे लगातार एग्जाम्स होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम सो पाते हैं, तब ये पॉसिबल है। लेकिन जी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, सीएससी की, वो इतनी इतनी मेजर एक प्रिपरेशन है, वो आपको ना लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करनी होती है। लाइक पूरी ईयर की प्रिपरेशन आपको चाहिए, 2 साल 3 साल। उसके अंदर डेली बेसिस पे आप खुद सोचो कि अगर कोई 18 to 20 आवर्स पढ़ रहा है, तो वो इतना प्रैक्टिकल साउंड नहीं कर रहा है। ये जनरली क्या होता है कि ये ना इसको बस एक ग्लैमर हमारा स्प्रेड करने के लिए यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद जनरली लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि आप देखिए कि भाई 18 घंटे पढ़ाई करके आईएएस बने। बट ये जनरली ना एक जी फैंसी जी जी। स्टेटमेंट्स होती हैं जो लिखी जाती हैं। इनके पीछे मैं बहुत ही क्लियरली बोलूंगी, बहुत ऑनेस्टली बोलूंगी कि ऐसा नहीं होता है। ये जनरली एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं। हर कोई, मुझे लगता है कि 7 8 10 घंटे की पढ़ाई करता है, उसके ऊपर कोई कोई हो सकता है जो 12 13 घंटे भी डेली बेसिस पे पढ़ाई करता हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल 18 to 20 आवर्स आई पर्सनली बिलीव इज अ वेरी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। ओके मैम। मैम, अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाते हैं प्रीलिम्स में। क्या चीजें हैं, किन क्या गलतियां होती हैं और किन किन चीजों पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आप पहली फर्स्ट स्टेज को ही नहीं आप करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट में कैसे पहुंचेंगे? रवि, मेरा प्रीलिम्स का काफी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरे को भी, मेरे लिए भी एक मेजर हर्डल जो है वो प्रीलिम्स ही था। और पूरे 6 प्रीलिम्स जी अटेम्प्ट करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि प्रीलिम्स को क्लियर करने का जो कुछ तरीके हैं, वो यही है कि आप ना उसके लिए रिविजन करो और प्रैक्टिस करो। प्रीलिम्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ना आपको बहुत वाइड नॉलेज चाहिए, बट थोड़ी सी सरफेस नॉलेज चाहिए। आप बहुत ज्यादा डीप वेल जो आपको करना होता है वो मेंस में ज्यादा काम आता है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। और तो अभी प्रीलिम्स थोड़ा सा प्रिसाइज हो गया है, आपको थोड़ी प्रिसाइज नॉलेज चाहिए उसके ऑप्शन को हैंडल करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल स्टडी की जरूरत है। बट स्टिल आई फील कि प्रीलिम्स ना प्रैक्टिस से
क्लियर किया जा सकता है। आप प्रीलिम्स के टाइम पर है ना जी 3 से 4 महीने के लिए आप जितनी टेस्ट सीरीज पॉसिबल है आप टेस्ट पेपर्स करो, आप उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। उसके अलावा आपने जितना पढ़ लिया है पूरे साल में आप उसको रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे कुछ नया पढ़ते हो ना तो आप उसको ना रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में, आपको वो याद नहीं होगा। तो इसलिए प्रीलिम्स के लिए एक ही की है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ओके मैम, सी सेट पे क्या कहना है आपका? सी सैट का भी मेरा एक सैड एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरा भी एक अटेम्प्ट सी सैट की वजह से नहीं हो पाया था। तो सी सैट के लिए ऐसा है कि आप है ना कोई भी बेसिक बुक मार्केट से उठा लो, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो। अच्छा, और स्पेशली पेपर से पहले अब तो ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अच्छे अच्छे टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करते हैं सी सैट की प्रैक्टिस के लिए भी। तो सी सैट में ज्यादा की नीड नहीं है, आप 8 to 10 अगर आप सी सैट के पेपर्स पूरे पूरे सॉल्व कर लेते हो और थोड़ा सा आप उनको रिवाइज कर लो, उसके सॉल्यूशंस को आप थोड़े से देख लो कि किस तरीके से सॉल्व किया, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनको आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लो, तो सी सैट फिर क्वालिफाई किया जा सकता है। ऑल्दो थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, सी सैट काफी डिफिकल्ट कर दिया है। तो ये उसी के लिए है जी कि आप सी सैट को ना बहुत लाइटली मत लो और आप उसकी प्रैक्टिस करके जाओ। अदरवाइज पहले तो काफी सिंपल आता था तो हम लोग बिना प्रैक्टिस के भी चले जाते थे और वो क्लियर हो जाता था, एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते थे उसके अंदर। बट अभी धीरे जी धीरे ऐसा होने लग गया है कि काफी डिफिकल्ट हो गया है। तो उस केस में आप जरूर उसकी प्रैक्टिस करके जाओ, प्लीज डू नॉट टेक सी सैट वेरी लाइटली। जी मैम, मैंने अभी मैम इस पे एक पोस्ट भी डाली थी कि सी सेट का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, तो राइट राइट। वो कहीं ना कहीं काफी फिट बैठ दिया। मैम, करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर का या मैगजीन का कितना रोल है, या कौन सी मैगजीन लें? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के ले लो, इस इंस्टीट्यूट के ले लो, उसका क्या, कौन सी और बेटर है? रवि इसके लिए ना मैं कोई यहाँ पे स्पेसिफिक प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ कि आप कौन सी कोचिंग बिल्कुल की बिल्कुल। मैगजीन लो। सो मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स अवेलेबल है मार्केट में। तो आप है ना 3-4 जी इंस्टीट्यूट जो भी आपको पसंद हो आप उनको देखो, आप उनकी मैगजीन्स को देखो। और स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो ना तो आपके पास काफी टाइम है, तो आप है ना शुरू के 1-2 महीने में ना इन सब चीजों को एक्सप्लोर करो अपने खुद के लिए। आप 3-4 मैगजीन्स उठा लो और आप उन्हें थोड़ा ना ऊपर ऊपर से रीड करके देखो। और जो आपको अच्छा लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको लगे, जिसका सब्जेक्ट वाइज जो उन्होंने उसको दिया होता है, आप उसके हिसाब से उसको पढ़ के देखो कि ना जैसे जैसे मैगजीन है या फिर एक मूली आईएएस की मैगजीन है। अब आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनकी मैगजीन होती है। तो आप उनको ना जी देखो किस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट्स को उसके अंदर डिवाइड किया हुआ है, कितना मेजर उन्होंने करंट अफेयर्स कवर किया हुआ है और कितनी डिटेल में कवर किया हुआ है। आप इन सारी चीजों को एक बार अपने लिए फिगर आउट करो और उसके बाद जो आपको अच्छा लगे आप उस मैगजीन को पकड़ लो। बस मैं ये बोलूंगी कि आपने एक बार अगर चूज कर लिया है ना तो आप कोशिश करो कि आप उसी के ऊपर थोड़ा सा स्टक करो, रिलाय करो उसके ऊपर। बहुत जल्दी जल्दी आप मैगजीन चेंज मत करो और 2-3 मैगजीन्स ना एक साथ फॉलो मत करो, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। आप अगर एक ही मैगजीन को फॉलो करो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और करंट आप ज्यादा बेटर याद कर पाओगे, समझ पाओगे और एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। एंड सेम मे गोज बी। फॉर न्यूज़पेपर एज वेल। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप उठा लो, जी चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो। मे बी नेटवर्क इशू। एथिक्स के लिए, एथिक्स के लिए कौन सी बुक परचेज करें? श्रद्धा, हाय श्रद्धा। एथिक्स के लिए मुझे लगता है श्रद्धा की अब बुक से ज्यादा बेटर ना आजकल हैंडमेड नोट्स आने लग गए हैं। तो उसके लिए मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि आई गेस न्यूकमन आईएएस के नोट्स मुझे पर्सनली पसंद है। बाकी आप भी खुद अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको कौन से अच्छे लगेंगे। बट एक दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके एथिक्स के काफी अच्छा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, तो आप एक बार उसको देखना आपको कैसा लगता है। एक्चुअली मैम, मे बी नेटवर्क इशू है हाँ, अपना। यस यस। आपको मेरी, जी, तो
मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, यस यस, कुछ कुछ क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे गए थे, स्पेशली दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से जनरली आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओके मैम। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, बट थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है आई गेस। ओके ओके मैम, शायद मुझे आप तो स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे हो। मैम एक गलती जो आप कभी नहीं करना चाहोगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन? रवि, एक गलती जो मैं नहीं करना चाहूंगी प्रिपरेशन में वो है अवॉइडिंग आंसर राइटिंग। सो मैंने ये एक ऐसी चीज है जिसको मैंने थोड़ा सा लाइटली ले लिया अपने एग्जाम में। और अभी इस बारी भी मेंस के इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, जो थोड़े से मार्क्स कम रहे हैं वो मेंस में रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना जनरली ये गलत फहमी होती है कि हम पहले ना सब रीड कर लेते हैं और अगर हमें सब आता होगा तो हम आंसर्स लिख लेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है, ये आप प्लीज मत करना। अगर आपने अपने बेसिक्स कवर कर लिए हैं, आपको लगता है कि आपने मतलब रिवीजन कर लिया है एक दो बारी, आपको पता है अब चीजें, प्लीज स्टार्ट विद आंसर राइटिंग। क्योंकि आंसर राइटिंग ही एक ऐसी चीज है जो आपको सेल थ्रू कर सकती है इस एग्जामिनेशन से। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसी गलती है जो प्लीज प्लीज अवॉइड, प्लीज डू नॉट इग्नोर आंसर राइटिंग। जी मैम। मैम पर्सनल क्वेश्चन, शायरी कैसे सीखी आपने? शायरी मैंने सीखी नहीं है रवि, शायरी एक मेरा नेचुरल इंटरेस्ट था। मैं पहले काफी रीड करती थी शायरी, जैसे कि एक ऐप होता है, और उसके अलावा भी गूगल पर भी मैंने काफी सारे, मैं कभी भी रैंडमली खोल के मैं शायरी रीड करना स्टार्ट कर लेती थी। बस वहीं से मुझे इंटरेस्ट आया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल पर्सन हूँ। तो इसलिए मुझे शायरीज में और पुराने गाने हो गए, स्पेशली हमारी पुरानी मूवीज हो गई, इन सारी ही चीजों में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो इसलिए बस वहां से एक ये नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरे अंदर। ओके ओके मैम। मैम हम दोबारा ट्राई करें एक बार, क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है, बिल्कुल भी हाँ नो कुछ प्रॉब्लम नो दिखाई भी नहीं प्रॉब्लम। दे रहा या फिर हम एक काम कर है। सकते हैं, ओके अगर मैम मेनली आप। कोई क्वेश्चन जी। हैंडल हो गए हो तो हम एक दो दिन के बाद दोबारा सेशन कर सकते हैं। ओके मैम, ओके, नो हाँ हाँ। प्रॉब्लम, एज योर विश। ओके ओके। ओके रवि। कुछ मैम एक्चुअली इन लोगों को वॉइस तो आपकी आ ही रही है। ये बहुत सारे बच्चे बिगिनर यस हैं यस। जिसने जो 12th कर रखा है, जिन्होंने 11th कर रखा है, 10th कर रखा है, तो वो बहुत क्वेश्चन करते हैं और बहुत ये चीज बोलते हैं मुझे अभी से पढ़ना चाहिए, मैं अभी से एनसीईआरटी पढ़ लूँ, अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दूं। तो मैम क्या करना है इनका? ऐसे क्वेश्चन मुझे भी काफी आते हैं, और मैं इन्हीं सारे ही बच्चों के लिए ये बोलना चाहती हूँ जो भी अभी 11th 12th में है, या जिन्होंने अपनी अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है स्पेशली, उन लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आप स्टिल आप लोग बहुत डेडिकेटेड हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज डू वन थिंग, स्टार्ट विद न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, उतना अभी के लिए सफिशिएंट है, आपको अभी ना बहुत ज्यादा सिलेबस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा एक शिद्दत से प्रिपरेशन करने की जो एक टाइम होता है उसकी जरूरत नहीं है आपको। अभी आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, थोड़े से अपने जैसे करंट अफेयर्स के साथ आप पूरा टच में रह सकते हो, आप कोई ऑनलाइन चैनल फॉलो कर लो, या जो न्यूज चैनल होते हैं टीवी में डिबेट्स आती हैं काफी अच्छी आती हैं, जो स्कॉलरली डिबेट्स होती हैं, स्पेशली ऐसे रैंडम न्यूज नहीं। तो आप इन सब चीजों को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो एक बिल्कुल डेडिकेटेड प्रिपरेशन होती है, मुझे नहीं लगता कि ये उसका सही टाइम है। ये आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, या उसके बाद भी आप कर सकते हो, एक साल का पूरा टाइम लेके अगर आप करोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। ये एक ऐसा टाइम है जिसपे आप जिसके अंदर आपको अपनी स्कूल की तैयारी पे, आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स होंगे या फिर ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा उसके अंदर आपको, मतलब आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, वहां पर अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। हो सकता है कि आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है, आप उसको, अगर वो बहुत अच्छा आपका होगा तो आप उसको एज ऑप्शनल भी चूज कर सकते हो।
तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर आपको अपनी स्कूल या कॉलेज की प्रिपरेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन सीएससी प्रिपरेशन। ओके मैम। मैम थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। थैंक्स। हम फिर से ट्राई करेंगे कभी बाकी। जी। यस थैंक यू यस, सो मच। श्योर श्योर रवि। काफ़ी अच्छा लगा। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। बाकी जितनों की भी कोई क्वेरीज हैंडल नहीं हो पाई है या मैं नहीं आंसर कर पाई हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी जी फॉर दैट। आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो अगर कोई जी स्पेसिफिक एज सच किसी की बिल्कुल। क्वेरी है तो, या फिर अदरवाइज हम थोड़े दिनों के बाद फिर से कोई लाइव सेशन कंडक्ट कर लेंगे, उसके अंदर आई विल ट्राई टू आंसर मोर जी क्वेश्चंस। तब तक के लिए ओके थैंक ओके यू मैम। सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू मैम। ओके। मैं एक स्टोरी डाल दूंगा, जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन वो डीएम कर लेगा। यस यस। ओके थैंक यू मैम, बाय बाय। ओके, थैंक यू रवि, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।